नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम खुद वित्त मंत्री हैं। बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों की जादूगरी है, इवेंट मैनेजमेंट है। बजट ऐसा है, एक अनजान मिस्त्री ने गाड़ी का इंजन खोल दिया परंतु बांधना नहीं आया। महिला दिवस पर बजट पेश किया तो कुछ ना कुछ होगा। आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर सड़कों पर चिल्ला रहे थे, हमारे कानों में आवाज तक नहीं आई। सीएम का बयान था कि किसी भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी। बजट निराशाजनक था। आज 1 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है। स्कूल में टीचर नहीं तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं। रिटायर्ड HCS अफसर गांव में नियुक्त किए गए हैं तो ग्राम पंचायतों की जरूरत नहीं है। सरकार पब्लिक पार्टनरशिप नहीं चाहती। माइनिंग पर चुटकी लेते हुए कहा कि संतुलित पर्यावरण हो रहा है। तो ये सारी बातें नेता विपक्ष की तरफ से की गई और ये सारी बातों का जिक्र आज हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सुनने को मिली। तो सदन में बजट चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल सरकार के लिए संकट के लिए रहे। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि लगातार जो हमारे 2 साल पिछले निकले हैं, ये एक ऐसी त्रासदी थी, ऐसा एक समय निकला कि जब कोविड के कारण से प्राय चाहे वो चलते कार्यों में मैं कह सकता हूँ, चाहे नए कार्य शुरू करने की बात थी, इसमें मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि कुछ न कुछ काम की गति ये धीमी जरूर हुई और धीमी होने के कारण से इन चीज़ों का सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। चाहे वो परिवार के काम रहे होंगे, व्यक्तिगत काम रहे होंगे, संस्थाओं के काम रहे होंगे, सरकार के काम रहे होंगे, किसी विभाग के काम रहे होंगे, क्योंकि लगातार उन दोनों वर्षों में हम देख रहे हैं 3 जो लहरें चली, कभी लॉकडाउन है तो कभी दूरी बना कर रखना, टच मी नॉट, कभी घर के अंदर रहो, कभी ऑनलाइन वर्किंग की बात, होम आइसोलेशन की बात, वर्क फ्रॉम होम, मीटिंग्स भी ऑनलाइन, सब मीटिंग्स। तो ऐसे सारे माहौल में से हमने 2 साल निकाले हैं। अब 2 साल के बाद अब जो चीज़ें हैं, मैं मान के चलता हूं कि इस तीसरी लहर के बाद जो गति हमारी हो जानी चाहिए वो इस बार से ज़रूर शुरू होगी। उसके लिए इस बार का जो बजट मैं पढ़ रहा हूँ, इस बजट को तो मैंने पढ़ा ही है, आज तो उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि सब बातें प्राय सदस्यों ने और रखी हैं। 3 दिन का डिस्कशन भी हुआ है, कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों में भी चर्चा हुई है और अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी है। तो अगर हम टोका टाकी के बिना जो सारे विषय हैं उसको, क्योंकि सब विषय तो समाप्त करने में शायद नहीं निकल पाएंगे, बहुत से प्रश्न थे, बहुत से सुझाव थे, शंकाएं थी, तो मोटे मोटे जितने मुझे उसमें से अब सदन के सामने रखने वो रखूंगा। स्थानीय लेखा विभाग को मजबूत करने के लिए इसको अधिक स्वायत्तता दी जाए। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी स्वायत्तता का अर्थ क्या है। फिर भी इस निदेशालय को, लेखा निदेशालय को मजबूत करने के लिए कोई भी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो सुझाव होंगे उसको भी हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक बजट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारी किरण बहन जी ने भी बोला था, आज नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला है, तो उसमें कुछ विषय जो मेरे सामने हैं। एक विषय है पर कैपिटा इनकम, जिसके लिए भी गया पर कैपिटा इनकम। मेरा पहला तो कहना यह है कि पर कैपिटा इनकम अपने आप में ये इसके शब्द के हिसाब से इसका अर्थ निकलता नहीं है। ये वास्तव में पर कैपिटा एक डेवलपमेंट के नाते से उसका कितना साइज हुआ, पूरे SDGP जैसे होता है उसका ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, ये पर कैपिटा प्रोडक्ट है। पूरे प्रदेश का अगर 8 लाख या 9 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष का GDP था, तो ये कोई 9 लाख रुपया इनकम, सब 9 लाख करोड़, ये कोई इनकम का हिसाब नहीं है कि हर व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई होगी। हालांकि आपने जो उदाहरण बताया उसमें तो वो ठीक बैठता है,
आपने कहा कि रिपोर्ट एक आई है कि 22,000 रुपया महीने की आमदन है। अगर 22,000 रुपया महीने की आमदन है तो 12 से पर कैपिटा नहीं, चलो आपने उदाहरण पर फैमिली का मतलब 5। चलो, तो मेरा कहना है कि वो पर कैपिटा इनकम और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहीं उसका तालमेल नहीं है। मैंने तो एक जगह सुझाव भी दिया था वित्त मंत्री जी केंद्र में मैं गया तो उनको मैंने कहा इस टर्म को, वो कहने वर्ल्ड वाइड टर्म हम क्या करें, इस टर्म को सोचना चाहिए। ये पर कैपिटा इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है, वरना तो यही होगा कि हर व्यक्ति की 2,75,70,000 रुपया इनकम, इसका मतलब है कि हर परिवार 4 मेंबर का भी है तो उसको 12 लाख रुपया साल का मिलना चाहिए, लाख रुपया महीने का मिलना चाहिए। तो वो उस हिसाब से उसका जो तुलना है वो करना उचित नहीं है। जहां तक जीएसडीपी का जो डेबिट का विषय है उसमें जरूर इसमें जरूर जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो आपने आंकड़े जो दिए हैं उसमें आज भी हमारा जो प्रतिशत है वो 27.8 नहीं है, 24.58 है। हालांकि हमें अलाउड है 33.5% इस साल रखने का, लेकिन हमने 33.5 भी नहीं 24.58 इसके ऊपर दर्शाया है। कोविड में जहां 14% का हमको कंपनसेशन मिलता हर साल, वो घट करके 7% से भी नीचे आ गया, यानी जो रिकवरी थी 7% से ऊपर लॉस चला गया। जब लॉस ज्यादा हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आप 7% कोविड के नाम का सब स्टेट्स फ्री कर देती हैं, लेने से मना कर देती हैं, तब इस पर हम आ सकते हैं। सबने कहा कि नहीं, हमको तो चाहिए 14% चाहिए। तब इस लोन का विषय आया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जब ये जीएसटी का 14% का कंपनसेशन का टाइम खत्म हो जाए उसके बाद सेस लगाए और सेस लगा के और उसको पे करें। आखिर अल्टीमेटली पैसा तो कहीं ना कहीं से आना ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए या सेस के माध्यम से दोबारा से जनता पर जाए। तो इधर बजट पर चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट में भाषण ज्यादा, कंटेंट कम था। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आज हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने बढ़ती महंगाई का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ा खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट ये बजट पेश किए रखा गया। भाषण ज़्यादा, बजट का कंटेंट कम और बहुत सारी बातें जो आगे मैं बताऊंगा वो इन्होंने कही। मेरे को लगता है ये बजट तो एक ऐसा है, किसी सिकदड़ मिस्त्री ने गाड़ी का इंजन तो खोल दिया लेकिन उसको बांधना नहीं आया, क्योंकि बजट में तो है ही कुछ नहीं। भाषण है ये बजट में। आप देखते महिला दिवस पे था उस दिन, जिस दिन बजट पेश किया, महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहाँ मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, 12,000 कुछ इस तरह एडवर्टीजमेंट मेरे के आते। लेकिन साथ में एक बयान और पढ़ा था मैं मुख्यमंत्री जी का कि किसी की भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी, तो कम से कम जो उनकी तो सुनते 15,000 से आमदनी की उनकी महिला दिवस पे तो उनकी करते। खैर, मेरा कहने का मतलब है बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक था। जो आशा थी, जो उम्मीद थी, जो 75 साल की बात इन्होंने कही, आज़ाद हुआ देश, वहाँ हर वर्ग को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं। बड़े उसमें कहा गया टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है बजट का। इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं देखी। जो इन्फ्लेशन है इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वहाँ जरूरत ही नहीं। जो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि टैक्स ऐसा लगना चाहिए जैसे सूर्य की किरण जो है पानी की भाप उठा देती है, पता ना लगे, मतलब गुम चोट मार दो
गुमचोट दर्द तो बहुत होता है लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर का दर्द बहुत है। उनसे पूछो जो रसोई चला रही हैं महिलाएं कि कितना गैस बढ़ गया, किसान से पूछो क्या डीजल हो गया, क्या पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या कपड़े का भाव हो गया। आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है, अखबारों में आई महंगाई में सबसे ज्यादा है। तो गुमचोट मारने का जो काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा, ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे जो है पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ, ये ठीक है। 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज की खाली पड़ी है नौकरियां, स्कूल में टीचर नहीं है। अरे अस्पताल में जाओ तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो वहां मास्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं सड़कों बैठे हैं, और बात खजाने की कराओ तो खजाना खाली है। ये बजट है, आप देखें, आप देख लें कहीं भी ये इनका है, कहीं आपको, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट तो हो गई, कहीं है ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट का मतलब तो अध्यक्ष जी चपरासी से लेकर गवर्नर तक पार्ट ऑफ गवर्नर है, गवर्नमेंट है। तो अब है ही नहीं, मास्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इस बात की मैं इनको बधाई देता हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट कर दी इन्होंने, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं। फिर कहा मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस हो गई। विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि 7 सालों के अंदर 2 पेपर एचपीएससी ने रद्द किए हैं। चीटिंग और लीक होने की सूचना थी। 17 जिलों में 71 एफआईआर दर्ज हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सोर्स कमीशन है, उसमें कितने जो है पेपर्स में लीक हुए हैं और कितने आदमी पकड़े गए जो आज तक चल रहा है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स के लीक हुए, कितने पेपर लीक हुए टोटल। एसआई का है, कांस्टेबल का है, पीजीटी की। अब डिटेल बताओ। अब ये करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये कौन से पेपर के थे? जो माननीय सदस्य जो बात कर रहे करोड़ों रुपए जो मिले हैं वो कौन से पेपर के थे, कौन से कैंसिल हुए कि नहीं हुए? स्टेटमेंट ले डाउन कर दूंगा जो उसकी सारे सदस्यों को आप कॉपी दे सकते हैं। कुल हमारे 17 जिलों में 71 एफआईआर हुई है, 603 अपराधी उसके अंदर हैं और 331 आरोपियों पे अभी कार्रवाई चल रही है। हम कब से चल रहा था, आपको कब पता लगा? हो गया मलिक साहब, हो गया मलिक साहब, प्रोग्राम नहीं होता, अगर कहीं रेगुलरिटी मिलती है। 6 स्टेटों में चल रहा है, 6 स्टेटों में चल रहा है। आपको रिटर्न रिप्लाई दे दिया उन्होंने। कुछ रिटर्न रिप्लाई में क्या है, पता तो लगे क्या स्टेट में क्या चल रहा है, लोगों को लिख करके दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जरूर बोलना चाहूंगा, ये प्रोग्राम नहीं है, सरकार की गंभीरता है। और जहां कहीं रेगुलरिटी मिली उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया। इवन अगर हमारे एग्जामिनेशन में किसी और की जगह कोई बैठा तो ज्वाइनिंग से पहले फिंगरप्रिंट मैच कराकर उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बड़े मात्रा के अंदर ऐसे लोग जो सिटर्स बिठा के एग्जामिनेशन देते थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। अगर माननीय सदस्य मेरे से पढ़वाना चाहे तो मोटी गठड़ी है, मैं पढ़ भी दूंगा, मगर क्वेश्चन आवर का पूरा समय ले ले। कितने पेपर लिख हुए? या तो 24-25 की लिस्ट है, ये ना हो तो मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको। आपके पास लिस्ट है, फिर क्या पूछते को जो इनने स्पेसिफिकली पूछा है, जवाब दे कौन कौन से पेपर लीक हुए। एक मेल कांस्टेबल का एग्जामिनेशन जो 7 अगस्त 2021 और 8 अगस्त 2021 को होना था वो लीक हुआ था, और एक ग्राम सचिव का पेपर जो 9 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 को वो कैंसिल हुआ था। इन दोनों के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्शंस थी। एक जगह आंसर की पब्लिक में पाई गई थी, उस पर हमने अलग पुलिस द्वारा कार्रवाई कराई गई, और दूसरी जगह चीटिंग के मामले सामने आए थे, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी। जहां बात आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के लीकेज की है, उसके अंदर भी 2 ऐसे एग्जामिनेशंस थे, और दोनों की डिटेल में सेपरेटली माने। तो पेपर लीक का मुद्दा उठा सदन में, इसकी गूंज सुनाई पड़ी और खुद यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर अपनी बात रखी और
देखा जा सकता है किस तरह से पेपर लीक के मामले पर को लेकर उन्होंने जवाब दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने करनाल में एससी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। करनाल के एससी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। कुछ विषयों को लेकर आज करते हैं उनसे बात। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल है कि हमेशा लगातार दूसरे किसी भी राज्य की अगर बात करें तो एससी मोर्चा को वोट बैंक मानकर उनके प्रति काम किया जाता है, क्या कारण है? यहाँ तो अनुसूचित जाति वर्ग का पार्टिसिपेटिंग पहला रोल है और बहुत ही सीनियर लोग सब किशन पवार जी हमारे पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को काम दिया गया है और जो बाकी भी आप टीम देखेंगे तो बहुत मजबूत नेताओं की टीम है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सब बराबर के हैं, सहभागिता का रूप है। चाहे वो किसान मोर्चा है, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे महिला मोर्चा है, सभी मोर्चे। और मेरे लिए एक अच्छी बात यह है, मैं खुद 2 बार किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मोर्चों को तो मैं मेरे से आगे रखता हूँ, उनको बोलता नहीं हूँ। मेरे से अच्छा काम करोगे तो भी मैं आपको साधुवाद दूँगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जहाँ तक नीतियों की, सरकार की नीतियों की बात है तो सरकार की सारी नीतियाँ अब गरीब कल्याण की नीतियाँ हैं, अंत्योदय की नीतियाँ हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से 30 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। सभी परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी करते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 372 उड़नदस्ते परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में 6,67,589 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 12वीं कक्षाओं की परीक्षा 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होगी, तो 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से 20 अप्रैल तक आयोजित होंगी। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 27 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा की जाएगी और जिसमें सेकेंडरी के 1470 और सीनियर सेकेंडरी के 1138 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 6,68,589 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 3,68,498 छात्र हैं और 3,91,000 छात्राएं हैं। सेकेंडरी परीक्षा में 3,78,452 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। मुक्त विद्यालय सेकेंडरी के ही 42,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी में 2,90,137 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें मुक्त विद्यालय के 38,752 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि सरकार ने एमएसपी के संबंध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसान आंदोलन के दौरान रेल रोकने वालों के खिलाफ मामले वापस लेने के संबंध में अब तक कोई बात नहीं हुई है। किसानों का कहना था कि सरकार को अपने वायदे पर कायम रखना चाहिए। लोगों का कहना था कि किसानों ने जिस विश्वास के साथ दिल्ली बॉर्डर से पड़ाव हटाया था, सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है। उनका कहना था कि एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी तो बनी, लेकिन अब तक इससे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उन्हें वापस नहीं लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में किसान आर्मी, संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठनों की भागीदारी रही।
और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।